वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 527 है, 527वां टेस्ट है। और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। और टॉपिक है ब्रिटिश प्रशासनिक तथा आर्थिक नीतियों का विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 25 अगस्त 2020 और 4 अक्टूबर को जो है वो एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सेवा का। एडमिट कार्ड जो है 2 या 3 तारीख को आ जाएगा, 2 या 3 सितंबर को। यदि कोई भी बदलाव होता है तो उसका नोटिफिकेशन भी 2 या 3 तारीख तक पता चल जाएगा। वैसे जहाँ तक है एग्ज़ाम होना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात कौन सा आयोग सैन्य पुनर्गठन के लिए बनाया गया? बताइए। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात इनमें से कौन सा आयोग सैन्य पुनर्गठन के लिए बनाया गया? हंटर कमीशन, रेले कमीशन, पील कमीशन या वुड कमीशन? तो हंटर कमीशन नहीं है, रेले कमीशन नहीं है, वुड कमीशन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पील कमीशन। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया, जिसने भारतीय रेजिमेंटों को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का रखा गया अनुपात, यानी 1 अनुपात में यूरोपीय और 2 अनुपात में जो है भारतीय सैनिक रहेंगे। जबकि मद्रास तथा बम्बई का यह अनुपात कितना था? 1:3। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था? देखिए बहुत सारे लोगों ने 1857 के रिवोल्ट को अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे किसी ने कहा है धर्मांधों का ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध। किसने कहा ये? किसी ने सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है इसको। तो आंसर क्या है इसका? लॉरेंस एवं सीले ने, टी.आर. होम्स ने, डिजरेली ने और रीज ने। इसी का जैसा प्रश्न एक कल के टेस्ट में ही पूछा गया था हिस्ट्री का, जब 1857 का विद्रोह देख रहे थे हम, भारत पर ब्रिटिश विजय। तो धर्मांधों तथा ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह था 1857 का विद्रोह। इसको कहा है रीज ने, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इन लोगों ने अलग अलग मत दिया है 1857 के विद्रोह के लिए। डिजरेली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। एस.एन. सेन ने 1870 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीयता के अभाव में भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा है। टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता एवं बर्बरता के बीच लड़ाई कहा है। रीज ने धर्मांधों का ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध कहा है 1857 के विद्रोह को। और लॉरेंस एवं सीले ने इसे मात्र एक सैनिक विद्रोह कहा है। सीले के अनुसार यह विद्रोह पूरी तरह देशभक्ति से रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका ना तो कोई नेतृत्व था और ना ही कोई जन समर्थन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से कौन से 1857 के विद्रोह के कारण थे? देखिए बहुत सारे कारण थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण। राजनीतिक नहीं, सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक कारण थे। तो पहला स्टेटमेंट है, उन्हीं में से कुछ पॉइंट होंगे इसमें। न्यायालय में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया जाना, बिल्कुल ये भी एक कारण था। भू राजस्व और औद्योगिक नीतियों ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का आर्थिक उपनिवेश मात्र बना दिया था, बिल्कुल हो रहा था ऐसा। अंग्रेज़ों की धार्मिक हस्तक्षेप की नीति ने हिंदू तथा मुसलमानों में कंपनी के प्रति शंका भर दी थी। ये धार्मिक कारणों में आ गया। तो सारे के सारे हो गए डी एस का आंसर। तो देखिए उपरोक्त सभी सत्य हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण सैनिक विद्रोह को माना जा सकता है। मंगल पांडे का नाम सुना होगा आपने, मंगल पांडे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान। देखिए परंतु इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और धार्मिक कारण भी निहित थे, जो निम्नलिखित हैं। पहला है ब्रिटिश शासन की प्रकृति विदेशी थी। 1857 में कैनिंग के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम नामक कानून बनाया। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो था, उसने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कानून बनाया, जिस कानून के अनुसार ब्रिटिश सरकार सैनिकों से जहां चाहे वहां कार्य करवा सकती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजस्व मुक्त
भूमि पुनः जमींदारों से छीनने की कोशिश की। 1813 के बाद भारत में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु विभिन्न मिशनरियों को छूट मिल गई। 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार होता क्या था, यदि पुत्र अपना धर्म भी बदल ले तब भी उसे पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजों की धार्मिक हस्तक्षेप की नीति ने हिंदुओं और मुसलमानों में कंपनी के प्रति शंका भर दी। तो ये सारे के सारे कारण थे, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक और धार्मिक कारण, जिसके अंदर ये अलग अलग पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, किसी चीज़ का परिणाम आता है तो उसके बाद ही आता है ना। तो 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, तो भारत सचिव के पद का सृजन किया गया, ये तो अगले साल ही कर दिया गया था। महारानी विक्टोरिया की सामग्री घोषणा तथा गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। 1881 में 3-4 साल बाद इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पारित हुआ करेक्ट है। सेना में भारतीय एवं यूरोपियों का अनुपात 2:1 कर दिया गया, भारतीय 2 के अनुपात में 1 के अनुपात में यूरोपीय। ये तो अभी एक्सप्लेनेशन में भी था ना, करेक्ट है सारे के सारे स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त सारे के सारे सही हैं। 1857 के विद्रोह के परिणाम निम्नलिखित हैं। भारत में कंपनी शासन का अंत हो गया, साथ ही शासन का अधिकार ब्रिटिश क्राउन पर आ गया था और भारत सचिव के पद का सृजन किया गया तथा गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा आई, जिसके अनुसार रजवाड़ों या सरदारों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास किया गया। सैनिक क्षेत्रों में भारतीय तत्वों को यूरोपीय तत्वों से संतुलित करने की कोशिश की गई। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को प्रोत्साहित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस के काल में अपनाई गई। यह व्यवस्था 1793 में कंपनी की स्वीकृति मिलने के बाद लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान के रूप में राजस्व का 8/9 भाग कंपनी को देना होता था। इतना था या 1/6 था? 8/9 ही था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था। सन भी सही है, सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। कॉर्नवालिस ने लगान व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की जिम्मेदारी जॉन सॉर को सौंप दी और कमेटी के समक्ष 3 प्रमुख समस्याएं थीं। कौन कौन सी थी वो? भूमि का स्वामी किसे माना जाए, लगान की राशि क्या होगी, लगान निर्धारण कितने समय के लिए किया जाएगा। अंततः हुआ क्या? किसानों को नहीं बल्कि जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। राजस्व का 89% हिस्सा सरकार का तथा 11% हिस्सा जमींदार का तय कर दिया गया। अब किसान तो क्या बचा उसके पास? बाबा जी का कुछ भी नहीं बचा किसान के पास तो। इसलिए किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। राजस्व आकलन हेतु 1789 को आधार बनाया गया था। इम्पोर्टेंट है, कॉर्नवालिस का काल पूछ लेते हैं इससे प्रश्न। उसकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इसको जमींदारी व्यवस्था का नाम भी दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सूर्यास्त का नियम किस भूमि व्यवस्था से संबंधित था? सूर्यास्त का नियम किस भूमि व्यवस्था से संबंधित था? महलवाड़ी से नहीं था, रैयतवाड़ी से नहीं था, स्थायी बंदोबस्त से था लेकिन महलवाड़ी से नहीं था। तो डी कट जाएगा, सी है इसका आंसर। तो देखिए, सूर्यास्त का नियम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित था, जिसके तहत जमींदारों को निश्चित दिन के सूर्यास्त से पहले कोष में धन जमा करना पड़ता था, अन्यथा उनकी भूमि जब्त कर ली जाती थी। यह सूर्यास्त का नियम ऐसा नियम था जिसके कारण कई जमींदारों को बहुत कष्ट उठाने पड़े। 1797 से 98 में लगभग 17% जमींदारों की भूमि नीलाम हो गई। तो किससे संबंधित है सूर्यास्त का नियम? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से। और इसी की तो है ये कॉर्नवालिस की, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, पंजाब, बताइए उपरोक्त में से किन हिस्सों में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया?
लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के किन किन हिस्सों में लागू थी? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसको तो 4 स्टेटमेंट बनाकर ही पूछा जा सकता है, 4 विकल्प बनाकर कि किस में लागू नहीं थी। तो बंगाल में लागू थी, बिहार में लागू थी, उड़ीसा में लागू थी, और उत्तर प्रदेश के बनारस में लागू थी, और कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। पंजाब में लागू नहीं थी। तो 5 जहाँ पर है उसको एलिमिनेट करके 1 2 3 4 सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए यह व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस का बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू थी, पंजाब में लागू नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की असफलता निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? स्थायी बंदोबस्त की असफलता के कौन से कारण थे लॉर्ड कॉर्नवालिस की? देखिए, सूर्यास्त सिद्धांत के तहत बेदखली के कारण गैर हाजिर जमींदारी प्रथा का विकास हुआ। बेदखली के डर से जमींदार सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे थे। कृषकों के शोषण में वृद्धि हो रही थी। बिल्कुल 89% कंपनी ले गई, 11% जमींदार। तो कृषक के पास तो कुछ बचे ही नहीं ना। कृषकों की हालत तो बद से बदतर हो गई। सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए, लगान स्थायी होने के कारण कृषि में उन्नति का फ़ायदा सरकार को मिलना बंद हो गया और सरकारी आय में वृद्धि हो गई। ऐसे में कृषि विकास का फ़ायदा केवल जमींदारों को मिला। अन्य तीनों कथन सही है। तो प्रश्न इस तरह से ही पूछा जा सकता है, याद रखिए। इसलिए सफल ही नहीं हो पाई क्योंकि जमींदारों को फ़ायदा मिलने लगा, ब्रिटिश सरकार के पास बचा नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मुनरो तथा रीड का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से है? ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था से हो गया। तो मुनरो तथा रीड का संबंध किससे है? स्थायी बंदोबस्त से ही, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। महलवाड़ी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। तो इससे तो होगा नहीं क्योंकि कॉर्नवालिस है इसमें। तो अब जहाँ जहाँ स्थायी बंदोबस्त है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर है केवल ऑप्शन नंबर डी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल क्षेत्र से। यह व्यवस्था मुख्यतः रीड द्वारा संपादित की गई। रीड की इस व्यवस्था का समर्थन मुन्नो ने भी किया। बम्बई प्रेसिडेंसी में इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय एलिफिंस्टन तथा चैपलिन को जाता है। ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 51% भूभाग पर लागू थी रीड और मुनरो की रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहला स्टेटमेंट है, इस व्यवस्था से भूमि पर किसानों का निजी स्वामित्व स्थापित हुआ जिससे भूमि क्षेत्र को पूंजीवादी व्यवस्था को आधार मिला। जिससे भूमि क्षेत्र में पूंजीवादी व्यवस्था को आधार मिला। जमींदारी व्यवस्था की तुलना में यह व्यवस्था, यह कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजी सरकार के लिए अधिक सस्ती और लाभप्रद थी। और तीसरा स्टेटमेंट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थायी न होने के कारण सरकार को अतिरिक्त लाभ मिलने की गुंजाइश इसमें बनी। बिल्कुल स्थायी तो थी नहीं ये, इसलिए अधिक गुंजाइश मिलने की गुंजाइश बनी थी इसमें। रैयतवाड़ी व्यवस्था में करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। इस व्यवस्था से भूमि पर किसानों का निजी स्वामित्व स्थापित हुआ जिससे भूमि क्षेत्र में पूंजीवादी व्यवस्था को आधार मिला। लेकिन यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था की तुलना में अंग्रेज़ों के लिए अधिक लाभप्रद और सस्ती साबित नहीं हो सकी। तो 2 को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। तो देखिए, कथन 2 सही नहीं है क्योंकि जमींदारी व्यवस्था की तुलना में यह व्यवस्था महंगी थी। अब सरकारी प्रशासन का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस व्यवस्था ने राज्य एवं किसानों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध यानी बिचौलियों का आधार कमज़ोर कर दिया। तो इन सब चीज़ों को याद रखना। कर्नल रीड और मुनरो की है रैयतवाड़ी व्यवस्था और कॉर्नवालिस की है कौन सी व्यवस्था? स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। ये जमींदारी व्यवस्था में एक स्टेटमेंट से बहुत सवाल घुमा फिर आते हैं कि इसमें किसानों की स्थिति सुधर गई थी। तो सुधरी नहीं थी, बद से बदतर हो गई थी। केवल काश्तकार
बनकर रह गए थे कृषक किसान। तो ये 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, उसी के आगे कंटिन्यू था ये जहाँ पर रुके थे हम। अब इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, तो अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस इसकी करते रहिएगा बैक टू बैक। धन्यवाद।